हो। कहाँ तक हो गया था? 15 तक हो गया था ना? जी अच्छा जी। दुर्ग निवेश में हो गया था 15। अब 15 चलेगा। दुर्ग निवेश में 15 छः। यहाँ तक हो गया। ततः परम नगर धान्य व्यावहारिक कर्मान्तिक बलाध्यक्षाः पक्वान्न सुरा मांस पण्याः रूपजीवाः तालापचार वैश्याश्चे। तो ये भी हो गया है। अच्छा जी, ये भी हो गया है। हाँ, ये कौन? क्या क्या? 17 ये हाँ सर। 18 के बाद चलेगा। 18 तक हो गया है। ततः परमूर्णा सूत्र वेणु चर्म वर्म शस्त्रावरण कारवः शूद्राश्च पश्चिमां दिशम अधिवसेयुः। अब दक्षिण की बात हो गई, पश्चिम दिशा में, यानी ये सारी दिशाएं जो है अंतःपुर सापेक्ष है। अंतःपुर की पहले तो चारों तरफ मुख्य मुख्य व्यक्ति वस्तु या जो भी व्यवस्थाएं वो होंगे। अंतःपुर से बाहर यानी किला के द्वार के पास में अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण व्यक्ति होंगे, नहीं ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीजें व्यक्ति आदि अंतःपुर की चारों तरफ, जिससे कि प्रशासन में सुविधा हो। तो पश्चिम दिशा में क्या हो? पूर्णा सूत्र यानी वो उनके सूत्र है, वेणु यानी बांस है, चर्म चमड़ी, वर्म कवच, शस्त्रावरण, इनको बनाने वाले कारू शिल्पी, यानी वून के वस्त्र वून इत्यादि जो बताया है, इस संबंधी शिल्पी लोग रहेंगे। इसमें शस्त्रादि भी है, तो राजा के निकट होना वो उचित है। शूद्राश्च पश्चिमाम दिशम आव कारवः शूद्राश्च यानी उस संबंधित अन्य जो सहयोगी शूद्र होंगे वो पश्चिम दिशा में रहेंगे। उत्तर पश्चिमम भागम पन्य भैषज गृहम। उत्तर पश्चिम में एक तो पन्य गृह है और एक भैषज गृह है। पन्य गृह का मतलब राजा के पास टैक्स के रूप में जो सामान आता है उनमें से कुछ तो राजा प्रयोग करता है। पहली तो बात ये समझना है कि आज की तरह नहीं है। अपनी परंपरा में काफी समय तक ये प्रक्रिया रही कि टैक्स के रूप में वस्तु कलेक्ट किए जाते थे, पैसे नहीं। आज तो हर चीज पैसे है, पर पहले वस्तु है ना। किसी ने गेहूं बोया तो टैक्स में वो गेहूं कलेक्ट होंगे। किसी ने धागा बनाया तो उनके धागा कुछ हिस्सा टैक्स में होगा। इस प्रकार सारे वस्तु ही टैक्स के रूप में कलेक्ट किए जाते थे, और उनमें से कुछ राजकीय काम में आते थे और कुछ एक्स्ट्रा जो है वापस जन सामान्य के लिए विक्रय के लिए रखी जाती थी। वो पन्य गृह है। और भैषज गृह औषधियों का घर है। उत्तर पूर्वम भागम कोशो गवाश्वम च। उत्तर पूर्व में कोश और
गौ और अश्व, अश्वशाला, गौशाला और राजकीय कोष उत्तर पूर्व में हो। तथा परम उत्तर दिशा में उससे आगे नगर राज देवता लोह मणिकारवः ब्राह्मणाश्चोत्तरां दिशम अधिवसेयुः। नगर राज देवता, नगर देवता और राज देवता यानी उनका जो स्थान होगा, ये देवता का स्थान वो होता था जहाँ जन सामान्य से मिलन होता है। नगर देवता तो वहाँ सामान्य सभी जन आकर यानी वहां जा सकते थे, मिल सकते थे एक दूसरे से। और राज देवता राजा के परिवार के लोग वहां जाकर एक दूसरे से मिलते थे। इस प्रकार की एक परंपरा थी। और लोह मणिकारवः, लोहा के जो शिल्पी है, यानी लोहार है, और मणि जो हीरे मोती इत्यादि जो मणियां हैं, उन संबंधित शिल्पियों का भी स्थान है उससे आगे। और ब्राह्मण भी उत्तर दिशा में रहेंगे। वास्तु छिद्रानुदासेषु श्रेणी प्रवहनिक निकाय आवश्ययुः। वास्तु छिद्र होता है आपकी प्लानिंग में बीच में जो जगह छूट गए, यानी जैसे जिस दिशा में जो बताया है वहां वो पूरा कवर नहीं करा, इतनी आवश्यकता नहीं है, जगह बच रहा है, ये सारे वास्तु छिद्र है। ऐसी जगहों पर श्रेणी प्रवहनिक निकाय आवश्यक। तो ये श्रेणी और प्रभानिक जो है ना, कुछ निम्न स्तर के काम करने वाले हैं, जैसे धोबी, दर्जी, जुलाहे इत्यादि। और प्रवाहनिक जो है वो बाहर से आए जो यात्री हैं, यानी व्यापार आदि के कार्यों से जो बाहर से आते हैं वो वहां रह सकते हैं। अपराजिता प्रतिहत जयंत वैजयंत कोष्टकान् शिववैथ्रवाणश्री गृहं च पुरमध्ये। अपराजिता प्रतिहत जयंत वैजयंत कोष्टकान् शिव वैथ्र नहीं वैश्रवण, शिव वैश्रवण अश्विश्री मदिरा गृहं च पुरमध्ये कारयेत्। बीच में ये तो देवताओं के स्थान कह रहे, बाकी ये सब औषधियों के भी नाम है। अपराजिता, प्रतिहत, जयंत, वैजयंत, ये सारे देवताओं के भी नाम है, तो औषधियों का भी नाम है। इनकी कोष्टकान, कोष्टकान से देवता गृह भी लिए जा सकते हैं, या इन औषधियों का विशेष उपयोग होने से उन संबंधी जो भंडार आदि वो लिए जा सकते, दोनों हो सकते हैं। पर आगे देवताओं के नाम है शिव वैश्रवण अश्वी, ये देवताओं का घर हो, और मदिरा गृह भी शहर के बीच में हो। कोष्टकालयेषु यथोद्देशं वास्तुदेवताः स्थापयेत्। ये कोष्ठागार आदि जो है उनमें से यथोचित वास्तु देवताओं का स्थान होना चाहिए। ब्राह्मैन्द्रयां यस्य सैनापत्यानि द्वाराणि। नगर की जो चारों तरफ जो द्वार है उनकी चार देवता है। उत्तर दिशा में
दिशा यहाँ नहीं बताया, बाकी व्याख्याकार के अनुसार ब्रह्मा उत्तर दिशा में, इंद्र पूर्व दिशा में, और यम दक्षिण दिशा में, और सेनापति पश्चिम दिशा में। बहिः परिखायाः धनुष्यतापकृष्ट कृष्टाः चैत्य पुण्यस्थान वन सेतुबंधाः कार्याः। जो किले के बाहर जो 3 खाई बताए हैं, उन खाइयों से बाहर कितना दंडशत धनुष्यत धनु शब्द से दंड लिया जा रहा है, जो कि 6 फुट है, और 100 का मतलब 600 फुट। 600 फुट दूरी के बाद चैत्य पुण्य स्थान अपकृष्ट चैत्य पुण्य स्थान वन सेतुबंध कार्य है। एक चैत्य स्थान है जिसका पूरा जानकारी नहीं है। पुण्य स्थान कुछ विशेष यज्ञ आदि अनुष्ठान की दृष्टि से कार्य बनाया जा सके, अथवा कोई बांध ना हो, और जंगल का स्थान, ये सारे यानी 600 फुट के आगे आगे ये सब रहे। 600 फुट तक ऐसी जगह रहे जो राजा कभी भी वहां कुछ कार्य करना चाहिए, खुला मैदान सा रहे। यथादिशम च दिग्देवता, हाँ, बाकी दिग्देवताएं अपने अपने दिशा में स्थापित किए जाए। यानी एकदम किले के साथ में कुछ ना बनावे, किले से कम 600 फुट दूरी रख के और जो चीजें हैं वो बनावे। उत्तर पूर्व व श्मशान वाट, उत्तर दिशा अथवा पूर्व दिशा में श्मशान होनी चाहिए। दक्षिणे न वर्णोत्तराणाम, अलग अलग वर्णों का श्मशान अलग अलग बताए जा रहे हैं, बल्कि वो स्थान एक ही होगा पर उसी के अंदर अलग अलग वो जगह होंगे। दक्षिण दक्षिण से आगे आगे के वर्ण होंगे, क्योंकि एक ही श्मशान वाट होगा जिसके अंदर अलग अलग विभाग होंगे। दक्षिण की तरफ जाते जाते आगे के वर्ण होंगे। तस्यातिक्रमे पूर्व साहस दंड, और श्मशान के अंदर जिस वर्ण का जो स्थान है उसका अतिक्रमण करने पर पूर्व साहस दंड, आगे दंड का विभाग करेंगे। पूर्व साहस दंड, मध्यम साहस दंड और उत्तम साहस दंड, ऐसे दंड का एक परिभाषा की जाएगी। तो यह पूर्व साहस दंड बताया जा रहा है। ये व्यवस्था इससे है कि सभी वर्णों का अपने अपने परंपराएं अलग अलग होंगी, और उनकी परिवार और उनका जो रोदन इत्यादि यानी मृत्यु के बाद जो अलग अलग प्रक्रियाएं होंगी वो अव्यवस्था ना हो, इससे अलग अलग वो होगा। पाषंड चंडालानाम श्मशानांते वासः, श्मशान के अंत में पाषंड ने वाम मार्गी कहे जाते हैं, और चांडाल, इनका चांडाल तो वे हैं जो श्मशान में दाह काम करते हैं, वो श्मशान के पास में उनका निवास है। कर्मांत क्षेत्र वशेन व कुटुंबिनाम सीमानम स्थापयेत, नगर के अंदर जो कर्मांत यानी जो मेटलर्जिकल फैक्ट्री है, जो लोहा आदि बनाए जाते हैं, उसके अनुसार उसमें काम करने वाले व्यक्तियों को वहां बसावे। तेषु पुष्पफलवाट षण्ड केदारान्धानि अपन्यनिचयांश्चानुज्ञाताः कुर्युः दशकुलीवाटं कूपस्थानम्।
बीच में कुछ छूट तो नहीं रहा। लगता बीच में कुछ छूट रहा है। पहले यानी यहाँ तेषु सीधा कह रहे हैं, जबकि पहले खेती की कोई बात नहीं है। बीच में एक आध सूत्र काल के क्रम से टूट गया लगता है। दुर्ग के अंदर कुछ बाग बगीचा, खेती इत्यादि की भी व्यवस्था होगी और उसमें फूल है, फल है और बाग है, कमल आदि जो पुष्प है और अन्य साग सब्जी जो नगर के अंदर के लोगों की आवश्यकता के अनुसार वो उनके खेत और उनकी व्यवस्था बनावे और राजा के अनुमति लेकर जो अधिकृत व्यक्ति है उनका यथा योग्य, यानी पहले तो राजा और राज परिवार के लिए प्रयोग होंगे और सामान्य जनता के लिए भी वो प्रयोग के लिए रखे जाएंगे। दशकुली वाटम कूपस्थानम, हर 10 परिवारों के बीच में कुल यानी पूरा जो बड़ा परिवार है उनके बीच में एक कुआं होगा। या यहाँ या कुल शब्द की अलग व्याख्या है। 2 हलों से जोतने योग्य जितना जमीन है उसको एक कुल कहा है और उससे 10 गुना यानी 20 हलों से जितना जोत सके उतने में एक कुआं हो ताकि उन सबको सींच सके। सर्पि स्नेह धान्य क्षार लवण भैषज शुष्क शाक यवस वल्लूर तृणकाष्ठ लोह चर्मांगार स्नायु विष विषाण वेणु वल्कल सार दारु प्रहरण अश्मनिचय अश्मनिचयान अनेक वर्षोपभोग सहान कारयेत। सर्पी ही तो है, घी स्नेह जो है ना, जो तेल बचे हुए अलग अलग प्रकार के, धान्य है, चार खार है जो भोजन में और अलग इंडस्ट्रियल पर्पस में काम आते हैं, लवण है, भैषज यानी औषधियां है, शुष्क शाख सूखे साग, यवस यानी भूसा, वल्लूर ये सूखा मांस को कह रहे हैं, तृण काष्ठ लोह तिनके है, लकड़ी है, लोहा है, चर्म है, अंगार कोयला है, स्नायु ये यानी जानवरों का हिस्सा है। स्नायु का प्रयोग धनुष की डोरी बनाने में काम आता है, इसके नस होते हैं। विष औषधि के रूप में अलग अलग प्रकार के विषयों का भी काम है। विषाण यानी सींग, वेणु बांस, वल्कल यानी कई पेड़ों के छिलके जो है वो भी काम आते हैं, अलग अलग प्रकार से उनकी त्वचाएं। सारदंड, सारदंड जो है ना, जो बहुत अच्छी लकड़ी है, सागवान वगैरह। प्रहरण जो हथियार है, अश्मनिचय यानी पत्थरों का ढेर है, ये सारे कई वर्षों तक काम यानी चल सके, कम ना पड़े उतना बनाना चाहिए, यानी इन वस्तुओं का संचय हो।
ऐसा ना हो कि एक साल अकाल पड़ गया तो अंदर के लोग भूखे रहने लगे। दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण स्थान है राज्य की स्थिरता के लिए, तो वहाँ ये सब पर्याप्त मात्रा में है। नवेन अनवम शोधयेत, जैसा जैसा नया आया तो पुराना निकाल दे। अन्न आदि जब भी नया आता है तो पुराना निकाल दे, पुराना प्रयोग में बांट दे, बेच दे जैसे भी, और नया भरे। ऐसा ना हो कि पुराना भरा रहे और नया नहीं आया तो पुराना बना रहेगा, पर नया आया तो पुराना हटाना चाहिए। हस्त्यश्वरथ पादातमनेक मुख्यम अवस्थापयेत। ये चारों प्रकार की सेना है, हस्त्यश्वरथ पदाति। इन चारों प्रकार की सेनाओं को अलग अलग विभाग करके, जिसमें अलग अलग मुखिया होंगे, उस प्रकार करके उनको स्थापित करें। अनेक मुख्यम ही परस्पर भयात परोपजापम नोपैतीति। जहाँ एक ही मुखिया हो तो वो कभी भी विद्रोह कर सकते हैं, और जहाँ अनेक मुखिया हो आपस में तालमेल बैठना बहुत कठिन है। ये तेन आंतपाद दुर्ग संस्कार व्याख्याता, जिस प्रकार ये बड़े दुर्ग की व्यवस्था है, इसमें जितना उचित है उतना अंतपाल दुर्ग में भी व्यवस्थाएं बनावे। वहाँ इतना विस्तार नहीं होगा, वो छोटा सा होगा, वह मुख्य अधिकारी मात्र रहेंगे, पर जो संस्कार यहाँ बताए हैं ने, जो जिस प्रकार की व्यवस्थाएं बताई हैं, उसमें जो अनुकूल है वो कर सकते हैं। हम एक विशेष बात बता रहे हैं अंत में, न च बाहिरिकान कुर्यात पुरराष्ट्रोपघातकान क्षिपेत जनपदस्यांते सर्वान् व दापयेत करान। राजा जो है अपने राज्य के अंदर जो नट नर्तक इत्यादि जो एंटरटेनमेंट में बहुत ज्यादा यानी इन्वॉल्व होते हैं, यानी जो कलाकार है, जो प्रजा को, यानी एक तो कलाकार दो प्रकार के होंगे, एक तो सात्विक मनोरंजन कराते हैं आवश्यकता के अनुसार, और एक है कि उसमें उलझाते हैं, यानी मनोरंजन का एक लत चढ़ा देते हैं। कुछ ऐसे कलाकार होते हैं अथवा जुआरी होते हैं जो प्रजा को कार्य करने से विमुख कर देते हैं। उस प्रकार जो राष्ट्र के उपघात करने वाले, हानि करने वाले जो भी लोग हों, उनको जनपद के अंत में, जनपद का अंत होता है जहां जनपद की सीमा जो वन प्रदेश है, वहां उनको डाल दो, अंदर आने की अनुमति ना रहे। अंदर जहां दुर्ग है अथवा जनपद की जो मुख्य हिस्सा है, जहाँ ग्रामों में कृषि इत्यादि कार्य चलते हैं, वहां इनको मत आने दो, एकदम किनारे में जंगल के साथ रह जाए। और इन सब से कर भी दिलवावे, क्योंकि वो मनोरंजन करके पैसे कमाते हैं, तो कर कर वैसे देना ही होता है, कुछ ज्यादा ही दिलवा दे उनसे कर, ताकि उनके अंदर एक यानी डिस्करेज हो जाए ना, निरुत्साहित हो जाए, अपने उस प्रकार की प्रवृत्ति को वो बदल दे। तो ये है जनपद निवेश। ये वास्तव में अभी तक जो हुआ है, नहीं, ये दुर्ग निवेश। एक तो जनपद और दुर्ग की जो व्यवस्थाएं बताई है, आगे अधिकार अध्यक्षों को बताना था, तो उससे पहले मूल आधार जो जमीन है उसके बारे में बताना आवश्यक था, वो बताया है। अब अध्यक्षों का क्रम शुरू होगा, और सबसे पहले सबसे जो मुख्य होगा वो होगा, और सबसे मुख्य होता है खजांची। और अपनी परंपरा में उसके लिए नाम है सन्निधाता। सब प्रकार के खजाना के अंदर अनेक विभाग हैं, उन सब के ऊपर जो एक मुख्य जो अधिकारी है उसका नाम है सन्निधाता। उसके नीचे अनेक अलग अलग अधिकारी होंगे।
उन सब का ऊपर जो सन्निधाता है उनका निचय कर वो कैसे इकट्ठा करता है अपने कोश के अंदर सामान, वो अब बताया जाएगा। तो पहले अध्याय में जैसे अंतरंग है ना, राजा और अमात्य मंत्री, उनकी गुप्तचर वो व्यवस्था जो सीधा राजा से जुड़ा हुआ वो था। अब जो कार्य होंगे इसमें राजा कभी कभी ध्यान देगा, नियमित राजा का वो ध्यान नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा दैनंदिन कार्य होता है एक एक अध्यक्ष के विभाग में। उन सब में पूरा ध्यान देना किसी एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। ऊपर से नजर रहेगा राजा का, बाकी सबके अपने अपने अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। तो उसमें से जो सन्निधाता है, सन्निधाता कोशगृहम पण्यगृहम कोष्ठागारम कुप्यगृहम आयुधागारम बंधनागारम च कारयेत। सन्निधाता जो है ये कितने प्रकार के हैं, एक तो कोश गृह है, पण्य गृह है, कोष्ठागार है, कप्य गृह, आयुधागार और बंधनागार, 6 प्रकार के वो आगार बताए। तो सबसे पहले कोश गृह जिसमें विशिष्ट कोश संबंधी जो धन आदि है, विशेषकर सोना चांदी इत्यादि वो होगा। दूसरा पण्य गृह, पण्य गृह में जैसे बताया था पहले भी, कर के रूप में राजा के पास जो आया है सामान, उसको प्रयोग करने के बाद जो अतिरिक्त है जो प्रयोग नहीं हो पाता है वो जनसामान्य के लिए विक्रय के लिए रखा जाता है। कई बार उसको और कुछ वैल्यू एडिशन जो कहते हैं ना, जैसे धागा आया है उसे कपड़ा बनवा के विक्रय के लिए रखा, क्योंकि सीधा धागा जनता कोई लेगा नहीं। या इस प्रकार जो भी कुछ आया है जो सीधा जनता ले नहीं सकता, तो उनको रूप परिवर्तित करके विक्रय के लिए रखना चाहिए। वो जहां वो रहता है वो पुण्यग्रह है। कोष्ठागार है जिसमें खाद्य पदार्थ रहते हैं। कोश गृह में तो जो विशिष्ट सोना चांदी रत्न इत्यादि वो रहते हैं, पर कोष्ठागार में खाने पीने संबंधी वस्तु है। कुप्यागार में अन्य जो धातु है लोहा वगैरह वो रहेंगे। कुप्यगृहम, आयुधागार तो पता है सबको, और बंधनागार यानी कारावास, इनका निर्माण सन्निधाता स्वयं कराएगा। यदि नहीं है तो देख रेख रखेगा। यानी नया राज्य की स्थापना हो रही है तो वहां इन सब के निर्माण का जो कार्य है सन्निधाता का है। इसका मतलब सन्निधाता को इन सबके संबंधित वास्तु का ज्ञान होना चाहिए। ये कैसे होना चाहिए क्या है जो आगे बताया जा रहा है। चतुरश्राम वापीम अनुदकोपस्नेहाम खनयित्वा पृथुशिलाभिः उभयतः पार्श्वं मूलं च प्रचित्य सारदारुपञ्जरं भूमिसमं त्रितलम् अनेकविधानं कुट्टिमप्रदेशस्थानतलम् एकद्वारं यन्त्रयुक्तसोपानं देवतापिधानं भूमिगृहं कारयेत्। चतुरश्राम यानी चौकोर, वापीम यानी कुआ, और अनुदकोपस्नेहाम जिसपे पानी ना हो, किसी प्रकार की गीलापन ना हो। यानी कुआं जैसा जमीन के अंदर खोदना है पर उसमें पानी गीलापन इत्यादि नहीं होना चाहिए। पृथुशिलाभिः उभयतः पार्श्वं मूलं च प्रचित्य, खोदने के बाद चारों तरफ दीवार और फर्श मोटे मोटे पत्थरों से बनाना चाहिए। और ऊपर जो है सारा दारू पंजरम, बहुत मजबूत लकड़ी साल वगैरह का पंजर यानी पिंजर जैसा बना के भूमि के समान होना चाहिए। और नीचे 3 तल होना चाहिए, 3 मंजिल नीचे की तरफ।
अनेक विधानम, उसमें अलग अलग विभाग हो। यानी ये कोश जो है ना, कोशागार, ये जमीन के अंदर होगा। ऊपर से बराबर भूमि दिखेगी और ये होगा जमीन के अंदर। अनेक विधानम कुट्टिम प्रदेश स्थान तलो कुट्टिम प्रदेश स्थानम। कुट्टिम कुट्टिम देश स्थानम का पूरा स्पष्ट नहीं है। क्या इंटरप्रेट। मुझे 3 तल है उसकी चर्चा है। सबसे नीचे, मध्यम और ऊपर का तल। कुटिमा प्रदेश और स्थान 3 प्रकार के तल और अनेक द्वार हो, और यंत्र युक्त सोपान की जब आवश्यकता रहे तो हटा सके, ताकि अंदर कोई अनधिकृत व्यक्ति न जा सके। देवतापि धानम, जिसमें ढक्कन, देवता संबंधी ढक्कन हो, या तो देवताओं की आकृतियां हो, अथवा छुपे हुए ढक्कन जिसको आम व्यक्ति का पहचान न सके, ऐसा भूमिगृह बनवावे। तस्योपर्युभयतो निषेधम सप्रग्रीवम सप्रग्रीवम ऐष्टकम भाण्डवाहिनी परिक्षिप्तम कोशगृहम कारयेत्। उसके ऊपर दोनों तरफ से बंद, यानी पूरी तरह से बंधा हुआ, सप्रग्रीवम ऐष्टकम, यानी प्रग्रीव कहते हैं यहाँ बरमदा, बरमदा सहित बनाना चाहिए, केवल मकान नहीं, और ईंट से बनाना चाहिए। भाण्डवाहिनी परिक्षिप्तम, भांड वाहिनी परीक्षित, मैंने चारों तरफ से अलग अलग प्रकार के वस्तु रखे हुए ऐसा कोशगृह बनावे। यानी ऊपर तो अलग अलग प्रकार की बहुत से वस्तु रखे हो जो सामान्य है, जो नीचे जमीन के तल में है वो विशिष्ट रत्नादि होंगे। प्रासादम व जनपदांते ध्रुव निधिम आपदर्थम अभियुक्तैः पुरुषैः कारयेत्, अथवा जनपद के अंत में इसी प्रकार का प्रासाद यानी भूमिगृह बनवावे, जो ध्रुव निधि यानी जिसमें से बार बार निकालना नहीं होता। आप सबको पता है, खजाना छुपा के रखते आपातकाल के लिए। वो उन लोगों से करावे जो अभियुक्त है, यानी जिसको मृत्युदंड दिया जा चुका है, ऐसे व्यक्तियों से वो बनवावे। उसके बाद उनको मृत्युदंड दिया जाए, ताकि अब किसी को पता ना चले कहाँ बना, क्या बना, कैसे बना। पक्वेष्टका स्तंभम चतुष्शालम
एकद्वारम् अनेकस्थानतलं स्तम्भापसारम् उभयतः पण्यगृहं कोष्ठागारं च दीर्घबाहुशालं कक्षावृतकुड्यमन्तः कुप्यगृहं तदेव भूमिगृहयुक्तम् आयुधागारं पृथक् धर्मस्थीयं महामात्रीयं विभक्तस्त्रीपुरुषस्थानम् अपसारतः सुगुप्तकक्ष्यं बंधनागारम कारयेत। इसी की चारों तरफ ये बाकी जो गृह बताए हैं, कुल 6 में से एक कोषागार की तो ये स्थिति है, बाकी इसी के चारों तरफ बनाना है। तो पक्के ईंटों का स्तंभ से बने हुए चतुष्पाद यानी चारों तरफ कमरे वाले, और एक ही दरवाजा हो ताकि एक ही जगह से प्रवेश निष्कासन हो, और अनेक स्थान तलब यानी अनेक कमरे और अनेक तल, अंदर तो काफी बड़ा विस्तृत हो पर आने जाने के एक ही दरवाजा हो। विवृत स्तंभापसारम यानी बीच में चलने फिरने के भी पर्याप्त जगह हो और खंभों से बंधा हुआ हो, ऐसा पण्यगृह और कोष्ठागार, और एक ऐसे हो दीर्घ बहुल शालाम, लंबा से और बहुत बड़ा शालाओं से युक्त, और कक्षावृत कुड्यम यानी 4 दीवारी की चारों तरफ दीवार के साथ कक्षाएं हो, अंतः कुप्य गृहम और बीच में कुप्य गृह यानी विभिन्न प्रकार की धातुओं का गृह, यानी चारों तरफ से तो कमरे हो जिसमें ये पन्यागार कोष्ठागार इत्यादि हो। पन्यागार यानी जिसमें विक्रय के योग्य पन्य है वो बाहर की तरफ होंगे जहाँ से निकालना सरल है, और बीच में कुप्य गृह वो सुरक्षित भी होगा और जिसका बार बार निकालना नहीं होगा धातुओं का। तदेव भूमिगृह युक्तम आयुधागारम पृथक धर्मस्थीयम महामात्रीयम विभक्त स्त्री पुरुष, और वही भूमि के अंदर आयुधागार होनी चाहिए, यानी आयुधागार भूमि गृह युक्तम नीचे भी होना चाहिए ऊपर भी होना चाहिए। ये धर्मस्थी का क्या है? इसके अतिरिक्त धर्मस्थीय जो होता है ये सिविल कोर्ट, और महामात्र यानी धर्मस्थीय अधिकारी जो है वो बड़ा अधिकारी के जो महामात्र कहते हैं, तो उनकी जो जगह है धर्मस्थी यानी सिविल कोर्ट है, और विभिन्न अधिकारियों की जो जगह है, और वहां स्त्री पुरुषों के लिए अलग अलग वो बनाना चाहिए स्थानम अपसारतः सुगुप्त कक्षम, और वहां से जाने के लिए यानी रहस्य गृह सबके सामने से आना जाना ना रहे, ऐसे बंधनागारम कारयत। अच्छा, सुगुप्त कक्षम बंधनागारम यानी बंधनागार जो कारावास भी इसी प्रकार बनवावे जिसपे सुरक्षा अच्छी सी हो, पर ये लगता नहीं कि ये सब अलग अलग करना चाहिए, ऐसे कोषागार के साथ ऐसे आवश्यक नहीं है, अलग अलग जगहों पर ये होगा। सर्वेषां शाला खातोदपानवच्च स्थानगृहाग्निविषत्राणमार्जारनकुलारक्षाः सदैव पूजनयुक्ताः कारयेत्। इन सब जगह यानी कमरे भी हो, उसके चारों तरफ खाई भी हो, पीने के लिए पानी यानी कुआं वगैरह जो व्यवस्था है वो हो, स्नान करने की जगह हो, क्योंकि वहां प्रहरी भी रहते हैं, तो
स्नान आदि की यानी पूरा जीने की सारी व्यवस्थाएं हो, और कभी कभी अचानक आग वगैरह लगे अथवा कोई विष प्रयोग हो तो उससे बचाने के लिए बिजली नेवला वगैरह जो है, यानी विष कीड़े जो सांप वगैरह को बचाने के लिए बिजली नेवला बहुत अच्छे काम करते हैं। और तत्त संबंधित जो देवता है उनकी पूजा की व्यवस्था आदि होनी चाहिए। कोष्ठागारे वर्षमाणमरद्दिग्मुखम कुंडम स्थापयेत। कोष्ठागार के अंदर वर्षा को जानने के लिए एक हाथ जितना चौड़ा एक कुंड, यानी एक कोई बर्तन जो एकदम सीधा है वो रखे, ताकि उसमें वर्षा होने पर नाप सके कि कितना गहरा यानी कितने इंच पानी हुआ है। तज्जात करणाधिष्ठितः पुराणं नवम च रत्नम सारम फल्गुकुप्यम व प्रतिगृह्णीयात्। इन सब आगारों में भंडागार यानी इन सब कोशागार इत्यादि में उसके संबंधित सभी साधनों के साथ अधिष्ठित जो व्यक्ति है वो पुराना नया जो भी है, और रत्न सार फल्गु, इसमें रत्न तो है जो बहुत विशिष्ट वस्तु, उसको रत्न कहते हैं। सार और फल्गु ये सापेक्ष है, जो कम वॉल्यूम हाई वैल्यू उसको सार कहते हैं, जो कम वैल्यू और हाई वॉल्यूम उसको फल्गु कहते हैं। यानी मात्रा ज्यादा हो ज्यादा मूल्य ना हो फल्गु है, थोड़ी मात्रा में बहुत ज्यादा मूल्य हो वो सार है, और ये सापेक्ष है। तो कुप्य अलग अलग प्रकार की धातु इनका ग्रहण करे, उस अधिकारी हर एक में अपना अपना अधिकारी हो, और वो इन सबको ग्रहण करे सन्निधाता की तरफ से, वो सब सन्निधाता के नीचे होंगे अधिकारी। ठीक है, इतना आज रखेंगे, कल ये पूरा हो जाएगा। कुछ पूछना है? नहीं आचार्य जी। ठीक है, ओमकार करेंगे। हो। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते।